नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर के। यहां पर रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। हाईवे पर पहाड़ी से अचानक बड़े बड़े बोल्डर गिर गए। इन बोल्डर्स की चपेट में बोलेरो गाड़ी आ गई और हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो 5 अन्य लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है हादसे के बाद की ये तस्वीर। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी केस में सजा का ऐलान हो गया है। कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई। तीनों को अंकिता की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। सजा सुनाते वक्त तीनों ही कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि अंकिता के परिवार ने तीनों दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी, मगर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है। कोर्ट में सजा सुनाते वक्त तीनों के हाव भाव सामान्य नजर आए, जबकि कोर्ट से निकलने के दौरान एक दोषी सौरभ भास्कर हाथ हिलाता हुआ दिखाई दिया। सौरभ भास्कर को पुलिस की वैन में बिठाया जा रहा था और इस दौरान उसके चेहरे पर अंकिता के साथ गलत करने की कोई शिकन नजर नहीं आई, बल्कि चेहरे पर हंसी और किसी को हाथ हिलाता दिखाई दिया। इस पर अब अंकिता के परिवार का भी कहना है कि वो अंकिता के इंसाफ की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। कांड कर दिया जेलर के साथ। अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 500 पेज की चार्जशीट और लगभग 100 गवाह। केस की मजबूत पैरवी के बाद कोर्ट ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस जघन्य हत्याकांड की जांच के बाद 500 पेज की चार्जशीट फाइल की गई थी, जिसमें 97 गवाह बनाए गए थे। 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया और मजबूत पैरवी के बाद शुक्रवार को अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता अंकिता केस में आरोपी हैं। ये मामला साल 2022 का है। अंकिता पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में काम करती थी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता रिजॉर्ट से गायब हो गई। इसके बाद अंकिता की लाश चीला बैराज में मिली थी। इस मामले में हत्या, सबूत मिटाने और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। अंकित और पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है और इसमें 302 में आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और सौरभ भास्कर को 201 में 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को और अंकित और पुलकित गुप्ता को 5(1) घ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना। दोषी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा अदालत ने सुनाई है। वहीं पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी अदालत ने दिया है। साल 2022 में हुए इस केस में धामी सरकार ने भी कड़ा एक्शन लिया था। 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई। 97 गवाहों के बयान भी शामिल किए गए। परिजनों की मांग पर 3 बार सरकारी वकील बदले गए। कोर्ट में सरकारी वकील ने कड़ी पैरवी की। घटना की जांच के लिए SIT गठित की गई थी। ठोस सबूत और गवाही के आधार पर सजा का ऐलान हुआ। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता की हत्या के बाद आरोपियों को 24 घंटे के अंदर जेल भेजा था। साथ ही गैंगस्टर अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कड़ा एक्शन लिया गया था। आरोपियों ने कई बार अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, लेकिन सरकारी वकील के कड़े विरोध और दलील के चलते आरोपी जेल से बाहर नहीं आ सके।
अब अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जैसे मेरे बच्चे को उन्होंने मारा, हम भी चाहते हैं कि मौत के बदले मौत होनी चाहिए इनको तीनों को। जनता का तो मुझे शुरू से और अभी तक पूरा सहयोग मिल रहा है, और अगर जनता मेरा सहयोग नहीं करती तो आज तो कभी जेल से कभी बाहर आ जाते। 2 साल और 10 महीने बीत जाने के बाद हमें घर से 3-3 गाड़ियां बदल के कोर्ट पहुंचना पड़ता है। और रात को जब मेरी मिसेज की तबीयत ख़राब होती है, मैं कई बार यहाँ जिस दिन हमारी तारीख लगती है मैं मिसेज लेके आता हूँ। पहाड़ जैसे सपने लेकर एक बेटी अपने घर से बाहर निकली थी। उसके सपने थे, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, लेकिन रसूखदारों ने न सिर्फ उसकी जिंदगी छीन ली बल्कि परिवार की खुशियां भी। फिलहाल अब तीनों आरोपियों की जिंदगी जेल में बीतेगी। फैसले के बाद एक बार फिर न्याय के प्रति लोगों की उम्मीद बढ़ी है। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18। अंकिता भंडारी केस में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता पहाड़ की बेटी और बहन थी। जानकारी मिलते ही मैंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल आदेश दिए। हमने पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया और एक-एक पहलू की जांच कराई गई। उसका हमें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ, और जिस दिन ये घटना हुई, जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमने संकल्प लिया कि हम निश्चित रूप से हमारी पहाड़ की बेटी को, पहाड़ की बहन को न्याय दिलाएंगे। और जानकारी होते ही तत्काल हमने सभी जितने भी हमारी जांच करने वाली एजेंसियां थी, पुलिस विभाग था, सभी को निर्देश दिए कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितने भी आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। उसने पूरी जांच की, एक-एक पहलू का अध्ययन किया। भारत नेपाल सीमा पर पंचेश्वर बांध का काम जल्द आगे बढ़ सकता है। दिल्ली में भारत नेपाल की मीटिंग होने वाली है और माना यह जा रहा है कि उसके बाद 45 साल पुराने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है। देखिए, भारत नेपाल के मंत्रियों के बीच जल्दी दिल्ली में मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में 45 साल पुराने पंचेश्वर बांध प्रोजेक्ट पर भी बात होगी। वक्त वक्त पर दोनों देशों के बीच विवाद के चलते पंचेश्वर बांध पर काम आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इस बार नेपाल के साथ होने वाली बातचीत के बाद काम आगे बढ़ने की उम्मीद है। इस मीटिंग में उत्तराखंड की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और उत्तराखंड में भारत नेपाल नदी परियोजना मंत्री सतपाल महाराज शामिल होंगे। दिल्ली में हमारी बैठक होने वाली है और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जी उसके देख में मीटिंग होगी और मीटिंग के अंदर सारे इश्यूज जो हमारे नेपाल के साथ हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके अंदर पंचेश्वर डैम की भी बात आएगी कि पंचेश्वर डैम को आगे बनाना है, उसके लिए तय करना है। पंचेश्वर बांध प्रोजेक्ट साल 1981 का है, लेकिन इस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। साल 2014 में भी भारत नेपाल के साथ एमओयू हुआ, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा। चंपावत जिले में प्रसिद्ध पंचेश्वर मंदिर के नजदीक बनने की वजह से इसे पंचेश्वर नाम दिया गया। ये बांध शारदा नदी पर बनना है, जिसे नेपाल में महाकाली के नाम से जाना जाता है और यही नदी दोनों देशों का बॉर्डर भी है। पंचेश्वर बांध बनने से जहां 5,600 मेगावाट बिजली पैदा होगी, वहीं भारत में 2,59,000 तो नेपाल में 1,70,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दोनों देशों में पंचेश्वर बांध पर बात आगे बढ़ती है तो ये फायदेमंद साबित होगा। मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक दिल्ली में होने वाली मीटिंग में प्रोजेक्ट के लिए फंड के साथ धारचूला में पुल और बनबसा बैराज पर भी नेपाल से बात होगी और झारखंड को भी जल्दी से उसको गतिमान करना है और ड्राई पोर्ट के बारे में जो है हमें उसके लिए भूमि उपलब्ध जब नेपाल कराएगा तो उसको बना के तैयार करना है और जो बनबसा बैराज है उसका भी निदान हमें ढूंढना है। बिजली पैदा होगी और जो इरिगेशन होगा सिंचाई, उससे दोनों देशों का ज़मीन भी होगी, उपजाऊ होगी, उसको भी नेपाल को भी तराई में उसको पानी मिलेगा और बिजली भी मिलेगी। अगर नेपाल बिजली का उपयोग नहीं भी कर पाएगा तो वो भारत को भी बिजली बेच करके उसमें जो है अपनी आपको आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकता है। पंचेश्वर बांध बनेगा तो बिजली सिंचाई का फायदा उत्तराखंड को भी मिलेगा, पर 45 साल पुराने इस प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ेगा, ये जल्द होने वाली मीटिंग में नेपाल का रुख तय करेगा।
चंपावत से विजयवर्धन उप्रेती के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। हरिद्वार में NH-58 पर कार सवार एक लड़के का हरिद्वार नगर निगम के जमीन खरीद घोटाले में जल्द बड़ा एक्शन हो सकता है। गुरुवार को IAS रणवीर सिंह चौहान ने अपनी जांच रिपोर्ट सचिव शहरी विकास को सौंप दी थी। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में तत्कालीन प्रशासक और SDM की भूमिका संदिग्ध है, जबकि इस मामले में नगर निगम के 4 अधिकारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। बड़ी कार्रवाई की आशंका से नगर निगम हरिद्वार और जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मचा है। वहीं हरिद्वार मेयर ने कहा कि CM धामी के निर्देश पर निष्पक्ष जांच हुई है, जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। राजाजी पार्क के 2 बाघ भगौड़े हो गए हैं। एक बाघ पिछले 2.5 साल से हिमाचल के जंगलों में घूम रहा है, तो दूसरे बाघ ने भी पार्क प्रशासन के पसीने छुड़ाए हुए हैं। ये बाघ राजाजी की सीमा को लांघ कर ऋषिकेश के तपोवन तक यात्रा कर रहा है। देखिए, राजाजी टाइगर रिजर्व के 2 बाघों की घुमक्कड़ी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लिए सिरदर्द बन गई है। दिसंबर 2022 से एक बाघ पार्क से निकलकर यूपी के जंगलों से होते हुए हरियाणा और अब हिमाचल के जंगलों में घूम रहा है। 2.5 साल बीत जाने के बाद भी उसके लौटने की कोई संभावना नहीं दिख रही। हालांकि उसकी मॉनिटरिंग जारी है। वहीं मई के पहले हफ्ते में कॉर्बेट से लाकर राजाजी में छोड़ा गया T8 नाम का बाघ भी घूमने का शौकीन निकला। ये बाघ 3 पानी कॉरिडोर से होते हुए देहरादून डिवीजन और वहां से नरेंद्र नगर डिवीजन के तपोवन तक जा पहुंचा है। और टाइगर है, टाइगर बाहर नया आया है, बाहर से लेके आए हैं टाइगर, तो वो पहले अपनी टेरिटरी बनाने के लिए घूमेगा। टाइगर काफी ट्रेवल करता है, मतलब टाइगर 3 घंटे के अंदर ही कई 20 किलोमीटर चला जाता है। टाइगर की स्पीड भी फास्ट है और ऐसे भी रिकॉर्ड है, जो साउथ में एक रिकॉर्ड है, जो टाइगर 5000 किलोमीटर दूर तक। दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारे जो एनिमल्स इस तरफ से यूपी के तरफ जो जा रहा है और उस तरफ से जो भी आ रहा होगा उसका मॉनिटरिंग के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जैसे एक्सप्रेसवे खोल जाएगा, वी एक्सपेक्ट कि देयर विल बी मोर एक्सचेंज मूवमेंट ऑफ एनिमल्स अक्रॉस द हाईवे। 9 दिनों तक जंगलों की सैर कर T8 बाघ वापस राजाजी लौटा जरूर, लेकिन शुक्रवार सुबह वो दोबारा देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन की ओर निकल गया। पार्क के कई कर्मचारी, डॉक्टर उसकी निगरानी में जुटे हैं। दरअसल राजाजी के एक छोर पर देहरादून हरिद्वार हाईवे है और दूसरे छोर पर दिल्ली देहरादून हाईवे। इन दोनों हाईवे पर बने फ्लाईओवर अब जानवरों के लिए आवाजाही का सेफ कॉरिडोर बन चुके हैं, जिससे पार्क की सीमाएं अब जानवरों के लिए मायने नहीं रखती। क्योंकि वाइल्ड लाइफ उस एरिया में रहना चाहेगा जहाँ पर कि उसको सुरक्षा मिले और उसको पानी मिले और उसको खाना मिले। तो हमारा उत्तराखंड या उत्तराखंड के पास में उत्तर प्रदेश का या हिमाचल प्रदेश का जो अच्छे फॉरेस्ट है, तो नेचुरली वाइल्ड लाइफ का संख्या बढ़ने की वजह से उन्होंने नया एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। ये फ्लाईओवर अब वन विभाग के लिए एक नई चुनौती भी बन गए हैं। इसे देखते हुए अब उत्तराखंड और यूपी का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जून में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी करने जा रहा है, ताकि जंगली जानवरों के साथ साथ आम लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मॉनसून आने को है और नैनीताल के कई हिस्से अभी भी खतरे की जद में हैं, जिसकी प्राधिकरण तो पहले से ही अनदेखी कर रहा था। अब चौतरफा खतरे की घंटी बजने लगी है। देखिए, बारिश में नैनीताल के कई हिस्सों में बीते साल जैसा कहर मच सकता है। नैनीताल के चाटन लाउंज से लेकर कृष्णापुर तक खतरे की जद में है, तो टिफिन टॉप से भी शहर को खतरा अब भी बना हुआ है। हालात ये हैं कि इस बार जल्द बारिश शुरू होने के बाद नैनीताल में कई इलाकों में ट्रीटमेंट का काम भी अब भी अधूरे पड़े हैं। जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। पिछले बार भी हमारे द्वारा हमारे क्षेत्र में जेल के पास एक भूस्खलन हुआ था, बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था। उस टाइम में भी हमारे द्वारा वहाँ एप्लीकेशन वगैरह दी गई थी, जो खाली एप्लीकेशन ही रह गई। शासन द्वारा उस पर कोई रुचि नहीं ली गई और अभी तक कोई काम उनमें हुआ नहीं है। दरअसल नैनीताल के कई हिस्सों में पिछले 20 साल में अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई, जिससे कई इलाकों को खतरा अब भी बना हुआ है। पिछले साल बारिश से पहले ही 2 मंजिला मकान तक गिर गया। जहां अभी भी कुछ इलाकों में जियो तकनीक से शॉर्ट टर्म वर्क तो हुए, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो काम होने बाकी हैं। हालांकि जिला प्रशासन सर्वे पूरा कर DPR तैयार करने की बात कर रहा है।
तात्कालिक उपाय क्योंकि हमको जनपद स्तर से करने हैं, तो उसके लिए संबंधित विभाग सिंचाई और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से प्राक्कलन बनवाए गए हैं। उनमें धनराशि आवंटन भी लगभग 90% केसेस में कर दिया गया है। बचे हुए केसेस में भी हम लोग जल्दी ही धनराशि का आवंटन कर देंगे, जिसको किसी भी प्रकार की कोई जनहानि न हो इस बार के मानसून में, उसका प्रयास किया जाए। बहरहाल अवैध निर्माण पहले से ही खतरा रहा है, तो अब मानसून ने इस बार टेंशन को दोगुना कर दिया। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो गलती किसकी मानी जाएगी? सरकार, प्रशासन या फिर स्वयं ऐसे निर्माण करने वालों की? इस पर भी फोकस होना जरूरी। वीरेंद्र विष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से चाइनीज चीजों के बहिष्कार का अनुरोध किया है, लेकिन व्यापारियों और ग्राहकों के लिए ये आसान नहीं है, क्योंकि बाजार चाइनीज चीजों से भरा पड़ा है। हालांकि कुमाऊं के सबसे बड़े बाजार हल्द्वानी में व्यापारियों का दावा है कि वो स्वदेशी पर ही जोर देते हैं, लेकिन चाइनीज आइटम की बिक्री उनकी मजबूरी है। वहीं ग्राहक भी पीएम मोदी की अपील के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि लगे हाथ ग्राहक अपनी मजबूरी भी गिनवा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, और जहाँ तक कुछ आइटम्स जो हैं वो पता लग जाती हैं कि ये चाइना से बन के आ रही हैं। जैसे कि हम अपने इलेक्ट्रिकल में ही कहें, एक रैकेट होता है मच्छर मारने वाला, उसका पता लग जाता है कि ये आइटम चाइना से बन के आया है। ऐसी कुछ गिफ्ट आइटम्स हैं, ऐसी टॉयज़ हैं, तो ये इस प्रकार के चीज़ों का तो बहिष्कार किया जा सकता है। लेकिन कहीं कहीं पर सर हम लोग तो अपना स्वदेशी निर्मित सामान खरीदने आते हैं, लेकिन दुकानदारों द्वारा हमको तो पता होता है नहीं है कि ये कौन सा है, तो हमें चाइनीज और दूसरे उटपटांग सामान हमें दे दिए जाते हैं, जिससे हम लोगों को आर्थिक नुकसान भी होता है और जो सामान हमारा फिर जल्दी ख़राब भी हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ ये बात मुख्यमंत्री ने कही। वहीं पूर्व सैनिक पाकिस्तान को पूरा जवाब मिलना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न जारी है, तो शुक्रवार को तीनों सेनाओं के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाद किया। उत्तराखंड की तरफ से देश के सैनिकों को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्लान से पाकिस्तान पस्त है और इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी प्रधानमंत्री ने ही दिया है। मैं आप सभी को अपनी ओर से सैल्यूट करता हूं और सम्मान प्रकट करता हूं। मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं कि आप सबके साहस से, समर्पण और त्याग के कारण आज कोई दुश्मन भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। हम भारतवासी अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि सभी को विश्वास होता है कि आप लोग हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की मार से सैनिक और पूर्व सैनिक खुश हैं। रिटायर्ड अफसर मानते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है और आगे पाकिस्तान को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूर्व सैनिक पाकिस्तान को सांप बता रहे हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। तो अगर इस तरह की कोई कार्रवाई पाकिस्तान करता है, हमने एक नया स्ट्रैटेजिक डेटरेंट बनाया, और सिंदूर में जो हमने काम किया कंट्रोल था, प्रिसाइज था और बिल्कुल टाइमली था। मेरे अपने बच्चों को यही है कि उनको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकता। वो ऐसा सांप है कि वो अपने जहर को नहीं छोड़ेगा। उत्तराखंड में सैनिक और पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में रिटायर्ड अफसरों का एक थिंक टैंक बनाने पर भी बात हुई, जो युद्ध के हालात में सेना को सलाह और मदद दे सकें। साथ ही एक ऐसा सेंटर बनाने की बात मुख्यमंत्री ने कही, जहां रिटायर्ड सैनिकों को वक्त पर ट्रेनिंग दी जा सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी का महिला मोर्चा अब घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर की डिब्बी बांटेगा। सिंदूर बांटने की सुगबुगाहट ने ही सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई सुहागिन किसी का भी दिया सिंदूर माथे पर सजा सकती है। देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बीजेपी जल्द छोड़ने के मूड में नहीं है। पूरे मई के महीने में बीजेपी ने जिला ब्लॉक स्तर पर तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली, तो अब जून के महीने में सिंदूर की डिब्बी बांटने का प्लान है। बीजेपी के महिला मोर्चा घर घर जाकर सुहागिन महिलाओं को सिंदूर की डिब्बी बांटेगी। सिंदूर की रक्षा करने का काम भारत करेगा, हमारी सेनाएं करेंगी, तो ये एक प्रतीकात्मक है। तो इसके लिए भी सिंदूर की रक्षा के लिए और इसके प्रतीकात्मक रूप में जो भी कार्यक्रम होंगे वो हमारी राज्य सरकार करेगी। प्रदेश में शायद हुआ है, यूपी में, लेकिन अभी उत्तराखंड में भी विचार इसमें मुझे लग रहा हो रहा है। और अगर सिंदूर की डिब्बी दी भी जाए तो ये प्रतीकात्मक है और बहनें ही बहनों को दे रही हैं, तो उसमें कोई ऐसा विषय तो नहीं है। वहीं कांग्रेस को लगता है कि ये सनातन संस्कृति का अपमान है, क्योंकि कोई महिला किसी और से सिंदूर ऐसे ही नहीं ले सकती। कौन सी महिला होगी जो सिर्फ अपने पति के बिना दिया हुआ जो सिंदूर है उसको अपनी मांग में सजाने का कार्य करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा को ये पता नहीं है कि आप सिंदूर देने जा रहे हैं? अरे भाई शर्म करिए। राजनीति सिंदूर और मंगलसूत्र को छोड़ दीजिए। सिंदूर ऑपरेशन जो है सेना का था, उसका राजनीतिकरण करने का जो हक है वो नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब महिलाओं को सिंदूर की डिब्बी बांटने के प्लान ने सियासी रंग ले लिया है और आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।